आइए बच्चों, अगला टॉपिक 11वां टॉपिक देखते हैं। यहाँ तक हम क्लियर हो चुके, 11वें टॉपिक पे भी हैं हम। तो चलिए, आव्यूह का परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, या इसे अंग्रेजी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे इसमें है क्या, बस बड़ी छोटी सी परिभाषा है जो हम लिखेंगे नहीं, केवल 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 बताएंगे। तो चलिए लिखिए क्या है, यदि किसी आव्यूह में या यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को सारणिक में, गड़बड़ हो गया, सुन ध्यान से सुनिए, यदि किसी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में तथा या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे ही हम आव्यूह का परिवर्तन कहते हैं। इसे a पे पावर t या a डैश से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा हमने, एक बार फिर से बहुत ध्यान से सुनिए। यदि किसी आव्यूह में पंक्ति को स्तंभ में अथवा पंक्ति को स्तंभ मतलब रो को कॉलम में, कॉलम लाइक दैट पिलर, तो पंक्ति को स्तंभ यानी रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दिया जाए, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो जब इस तरह की फिनोमिना जनरेट हुई तो हम क्या कहें, उसे परिवर्तित आव्यूह कहें या आव्यूह का परिवर्तन कहें, दोनों एक ही बात है। इसे डिनोट करने के लिए a पे पावर t या a डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह रहा हो ABCD, एक और भी ले लेते हैं, 3 ठो वाला भी ले लें, ABCDEFGHI। अगर कहा जाए इसका a डैश निकालिए तो a डैश देखिए इसका क्या आएगा, ये पंक्ति थी इसको कॉलम कर दीजिए, और ये भी पंक्ति थी इसको भी हम कॉलम कर दिए। इसी तरह से इसका देखेंगे तो क्या मिलने वाला है, ध्यान देंगे, ABCDEFGHI। तो इसी को हम आव्यूह का परिवर्तन कहते हैं। इस पे एक बड़ा छोटा सा सवाल भी हम लगे हाथ देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, जैसे आपको क्वेश्चन कह दिया, यदि a बराबर 2 3 4 5 6 7 है तो a पे पावर t ज्ञात करो। मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ a ज्ञात करना, उस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोर्टेशन कर देना है। तो हम लिखेंगे हल, जो दिया है पहले वो तो लिख लें, 2 3 4 5 6 7। अब a डैश या a पे पावर t, अब हमने रो को कहा था कि कॉलम में बदल दीजिए, फिर से रो को कॉलम में बदल दीजिए, तो यही जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इस पे सवाल लगते हैं। अब 2 बातें और आती हैं, सममित आव्यूह और असममित आव्यूह। इन दोनों को भी हम लगे हाथ बता के फिर आपके आव्यूह के कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे, और सॉल्व कराने के बाद इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। आइए बच्चों, 2 टॉपिक्स और रह गए थे आपके, 12 और 13, इसे भी हम देख लेते हैं। पहला कह रहा है, 12वां कह रहा है सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। बस सीधी सी परिभाषा इसकी इतनी सी है, यदि किसी आव्यूह का जो मैट्रिक्स है, क्या बोल दिया, यदि किसी मैट्रिक्स का जो a डैश है वो प्रॉपरली उस मैट्रिक्स के बराबर ही हो जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे लाइक दैट a इक्वल हो जाना चाहिए a डैश के, तो ये सममित या सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, लाइक दैट जैसे देख लीजिए, एक हम ले लें a इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अगर हम इसका डैश निकालते हैं बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, ये रो है, इसको कॉलम लिखिए तो, फिर इसको कॉलम लिखिए तो, फिर इसको कॉलम लिखिए, तो ध्यान देंगे इसमें और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब इस तरह के मैट्रिक्स मिलने लगे, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स मिलने लगे कि जब उसका ट्रांसपोर्टेशन उसी के इक्वल हो जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब आता है असममित आव्यूह, स्वेग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्वेग क्या है, इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें भी बस यही बातें हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स का जो मान है या ट्रांसपोर्टेशन है वो माइनस हो जाए, सेम कंडीशन में क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे,
स्वेग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे आप देख लीजिए एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल, जैसे ए बराबर दिया हो 0 0 0 H G और F, क्लियर, और नीचे दिया हो -H -G और -F, -H -G और -F, इतनी बातें दी हों, तब इसका जब हम A डैश निकालेंगे तो A डैश जो हमें मिलने वाला है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ ध्यान दें, ये रो है, इसको कॉलम बना देंगे, फिर -H 0 और F बना देंगे, -G F और 0 बना देंगे, क्लियर। तो हमें ये -F था, तो हमें ये दिखा कि जो चीज़ माइनस में निम्न त्रिभुज आव्यूह थी, बताए थे ना, अभी पीछे बताए हैं, देख लीजिएगा, जो निम्न त्रिभुज आव्यूह थी वो अब क्या हो गया, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह हो गया। मतलब लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में बदल जा रहा है। तो इस तरह के जब आव्यूह बनने लगे तो वो क्या कहलाएंगे, असममित यानी स्वेग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर हो गई होगी बातें। अब देखिए हमारे इस पे सारे टॉपिक्स खत्म हो गए। कुछ चीज़ें आव्यूह में हैं जिस पे सवाल नहीं दिया है, जैसे एडजॉइंट, ये आपको हम पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट्स में, क्लियर। सखंडज जो है, ये सारी चीज़ें जो आने वाली हैं, डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट, ए इनवर्स, ये आव्यूह में आपको नहीं दिया है। तो जब दिया ही नहीं है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगले चैप्टर में दिया है। अब इसी से रिलेट करके जब हम अगले चैप्टर डिटर्मिनेंट्स की तरफ चलेंगे, चौथे चैप्टर की तरफ, सारणी जिसको कहते हैं, तो उसमें इन बातों को हम बताएंगे आपको। क्लियर है। तो ये मत सोचिएगा सर टॉपिक छोड़ दिए हैं, बताया गया। अब देखिए आपके यहाँ तक आव्यूह के जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो चुके हैं। अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आइए बच्चों, 2 क्वेश्चन हैं, ये 2 नंबर में आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये 2006 NCERT और में आया हुआ है, और ये 2008 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे। पहले इस क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है A डैश इंटू A इज इक्वल टू आई। आई क्या है, बता रखा गया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसी को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कुछ इस प्रकार का होता है, 2x2 के लिए 1 1 0 0। क्लियर है। अगर 3x3 रहता तो यहाँ 3 तक चलते। खैर, अब हमें ज्ञात करना है A डैश। ए तो हमको दिया A डैश। A डैश के लिए क्या बताया गया कि जो पंक्ति है उसको कॉलम में बदल दीजिए, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब कह रहा है A डैश में A का गुणा कीजिए और ये I के बराबर हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं होना चाहिए। तो A डैश हमारा मिला था कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। A का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। आई की वैल्यू कितनी है, 1 0 0 1। अब देखते हैं कि इसको सॉल्व करने पे ये आता है। हमने क्या कहा था, ऐसे गुणा करते हैं, कॉस का कॉस में गुणा किए तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस, साइन का साइन में गुणा किए तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा। पहला रो दूसरा कॉलम, कॉस का साइन में गुणा कर दीजिए तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, फिर इसका इसके माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, 1 0 0 1। इसी तरह इसका गुणा कीजिए तो यहाँ करेंगे तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस था माइनस लगाइए, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब अगले में चलिए साइन का साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस का कॉस में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं पीछे, जस्ट अभी बता रहे थे, इसी चैप्टर के पीछे वाले जो चैप्टर है उसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमने बता रखा है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होता है। ये देखिए जो चीज़ यहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव है, कट गया, ख़त्म हो गया 0। वही चीज़ यहाँ भी दिख रही है, कट गया 0, फिर ये 1। तो हमको क्या मिला, मिल गया ना, प्रूफ हो गया भाई, काहे परेशान होने की ज़रूरत है।
प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगले क्वेश्चन पे लगे हाथ, चलते हैं। सिद्ध करो कि ये एक सममित अवयव। सममित अवयव के लिए अभी आपने पढ़ा कि ए बराबर हो जाना चाहिए ए डैश के, क्लियर है। तो ए हमें कितना दे रखा है बच्चों, 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3। चलिए ए डैश निकाल लीजिए ज़रा, देखते हैं। 1 - 1 5 सीधा कर दिए, फिर -1 2 और 1 5 1 3। कोई अंतर है क्या? नहीं, हमको दिख रहा है ए बराबर है ए डैश के, अतः यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सममित अवयव है। तो इस टाइप के इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के, आराम से आपको लगाना है, मात्र 2-2 लाइन में आंसर आने वाला है। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 चीज़ें और बता के आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अव्युत्क्रमणीय अवयव सिंगुलर मैट्रिक्स क्या आता है? यदि किसी मैट्रिक्स का मान कुछ भी हो, मतलब अंदर कोई भी एलिमेंट हो A B C and D, इसका मान सॉल्व करने पर 0 हो जाए तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। बस इतनी सी बात। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में यही चीज़ कि इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए? परिभाषा सुन लीजिए। यदि किसी मैट्रिक्स का जो मान है वो 0 हो जाता है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और यदि किसी मैट्रिक्स का मान जो है वो 0 नहीं होता तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इतनी सी बात थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं एक बड़ा प्यारा सा और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद हम तो इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो वही चीज़ दोबारा दोहराते हैं कि नीचे जाइए, कमेंट सेक्शन उठाइए और क्वेश्चन कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। ये क्वेश्चन 4 नंबर में दिया जाता है पेपर में, 4 नंबर एकदम आपका क्लियर करा रहे हैं, और इस साल गारंटी है ये क्वेश्चन आएगा। कह रहा है यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है तो आपको A² 5A एंड 3I को ज्ञात करना। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 8 10 12 15 लगातार आता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो हम A² निकालेंगे। A² क्या? A × A, मतलब 2 4 6 8 में 2 4 6 8 का ही गुणा करा दिया जाए तो देखिए क्या प्राप्त होता है। रो कॉलम 2 दूना 4, 6 चौके 24, फिर 4 दूना 8, 4 अठे 32। इसका काम खत्म हो गया भाई साहब। फिर चलिए 6 दूना 12, 8 था 8 6 48, फिर 6 चौके 24, 8 अठाई 64। अब हमें इसे ऐड कर देना है। ये 28 हो गया, 32 और 8 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, 60 हो गया, यहाँ जोड़िए 88 हो गया। ये हमें निकल गया A²। अगली चीज़ क्या निकालनी थी? 5A निकालना था। बता चुके हैं किसी अचर का गुणा 5 का A में अगर हम गुणा करेंगे तो A क्या था भाई साहब हमारा? 2 4 6 और 8 था। तो चलिए था तो गुणा कर लेते हैं। 5 का गुणा 2 से, 5 का गुणा 4 से, 5 का गुणा 6 से और 5 का गुणा 8 से। 5 दूना 10, 5 चौके 20, 6 पचे 30 और 8 पचे 40। ये चीज़ें मिलने लगी हमें। अब हमें 3I निकालना था। I का मतलब हम पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3I का मतलब 3 और I 2.2 का था तो 1 1 0 0 यही तो लिखे थे। तो जब इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 3 1 कम 3 0 0 3। हमने सारी वैल्यू देखिए निकाल ली। A² चाहिए था निकाल लिए, 5A चाहिए था निकाल चुके, 3I चाहिए था निकाल लिए। अब हमें क्या करना है? बस सबों को रखना है और फटाक से ऐड कर देना है। ऐड करने का नियम हम आपको शुरू में ही बता दिए। आप के योग में फर्स्ट पार्ट में जाके वीडियो देखिए अगर ना देखे हो तो चलिए A² की वैल्यू हमारी कितनी थी? 28 40 60 88। 5A की वैल्यू हमारी थी 10 20 30 40। बताइए कितना अच्छा वैल्यू है। 3I की वैल्यू थी हमारी 3003। सबों को ऐड करना है तो एक ही बार ऐड करिए। 28 + 10 + 3 हमने बताया था कि A11 वाला A11 से ही ऐड होगा।
तो 28, 10, 30 हो गया। इधर क्या होना है 40, 20 और 0, फिर आएगा 60, 30, 0, 88, 40 और 3, जोड़ लीजिए 28 और 10 38, 38 और 3 41, यहाँ हो गया आपका 60, 90, इसको जोड़ लीजिए 40, 3 43 और 43 में 88 जोड़ देंगे 43 में आप 88 जोड़ दीजिए, लीजिए 11 के 1 हासिल है, 8 4 12 1 13, 131 आ जाएगा इस टाइप से। क्लियर हो गया। तो ये हमारी वैल्यू इसकी मिल गई, यही हमारा क्या होता है फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी तरह से लगाएंगे और यह चैप्टर यहीं पर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे जिसका नाम रहेगा शारीरिक डिटर्मिनेंट्स अध्याय 4। धन्यवाद।